हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। इस वीडियो में आपको एमटीएस से रिलेटेड हर एक बात बताई जाएगी। जो भी एमटीएस के अभ्यर्थी हो, चाहे आप स्पेशल पोस्ट के हों या ना हो, आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। आप लोग कई तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, कई दिनों से आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसी का सलूशन है इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि एमटीएस से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि और भी कोई आपको इसमें जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने अलग अलग स्पेशल पोस्ट के लिए भी अलग चीज़ें बताई थी और जो नॉर्मल एग्ज़ाम हुए उसके लिए भी, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है चीज़ें, क्योंकि आपको काम तो साथ मिलकर ही करना है। तो आइए समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबका ये है कि एमटीएस पोस्ट में क्या सभी के स्किल टेस्ट होंगे या नहीं। मतलब स्पेशल पोस्ट जो भी हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन पोस्ट के तहत जितने भी फॉर्म पड़े हैं, सभी के जो है स्किल टेस्ट होंगे। जिनके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और आपने एमटीएस में फॉर्म भरा था, आपके स्किल टेस्ट होंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं अभी बीते दिनों, उन लोगों के जो है स्किल टेस्ट नहीं होंगे। तो समझ लीजिएगा, अब आपके रिज़ल्ट आएंगे रिटेन एग्ज़ाम के जिनके रिज़ल्ट आएंगे उनका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट होगा। और जो स्पेशलाइजेशन पोस्ट के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, जैसे आपके पंप ऑपरेटर है, हाउस कीपर है, प्लम्बर है और भी डिफरेंट टाइप की हैं, जैसे मेस हेल्पर है, किचन अटेंडेंट है और हेल्प डेस्क क्लर्क है, इस तरीके की काफ़ी हैं उसमें पद। इलेक्ट्रीशियन के पद है। तो आप सभी के स्किल टेस्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 99% मैंने बताया है कि आपका स्किल टेस्ट होगा। 1% चांस है कि डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन करा दें। तब होगा ऐसा जब फॉर्म बहुत कम होंगे। एक चीज़ और बता दूं, आप सभी लोग अपने अपने पोस्ट को लेके पूछते हैं कि जैसे मान लो किसी ने प्लम्बर में भरा, किसी ने मैकेनिक में भरा, तो आप पूछते हैं बताइए मेरे जो है कितने अभ्यर्थी हैं, कितने ने फॉर्म भरा। ये देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जैसे आपके 300 समथिंग, जो भी 330 313 पद थे टोटल नॉन टीचिंग भर्ती की, उसमें 11,000 लगभग केवल फॉर्म पड़े हैं। और बाकी आपने देखा ही कि जो एमटीएस नॉर्मल पद वाले थे उसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल थे, 5 से 6,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो बाकी समझ लीजिए कि सब में कितने होंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम जब होगा तो खुद पता चल जाएगा कि लगभग कितने अभ्यर्थी, क्योंकि सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का कराया इन्होंने स्किल टेस्ट, या तो मैकेनिक का एग्ज़ाम हो गया रिटन एग्ज़ाम, तो पता चल जाएगा कि अगर 1-2 सेंटर बना है तो एक एवरेज अंदाज़ा लग जाता है कि इतने ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि पंप ऑपरेटर में कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, क्योंकि ये डेटा एक्यूरेट किसी के पास नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से बता दूंगी। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग कभी कभी क्वेरी कर लेते हैं कि उसका आंसर देना मुझे नहीं लगता सही है, इसलिए मैं देती भी नहीं। ठीक है, और ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि स्किल टेस्ट जो है सभी के नहीं होने वाले, केवल स्पेशलाइजेशन पोस्ट के अभ्यर्थियों के ही होंगे। और स्पेशलाइजेशन पोस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके रिटेन परीक्षाएं नहीं होंगी, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। बात कर लेते हैं रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, अगर स्पेशल वाले पोस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी स्किल टेस्ट होती है, तो जो उनकी प्रक्रिया होगी वही अभी जो रिज़ल्ट आएगा नॉर्मल एमटीएस का, आप सबकी प्रक्रियाएं एक होंगी। तो यहीं पे आप समझ लीजिए, करना कुछ नहीं होगा। आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एक लिस्ट का मतलब क्या है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें दी रहेंगी कि हर जगह का होता है। कई जगह पे जैसे देखते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कि एक लेटर जारी हो जाता है। लेटर का मतलब होता है एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करके भरना होता है, उसमें सारे आपके डिटेल्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको जारी होगा, जैसे उसमें एनओसी बनवाना और अदर चीज़ें रहेंगी जो आपको बनवा के सब कुछ अपना लेके जाना होता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करूँगी कि किस तरीके से चीज़ें आपको क्या करनी है। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं वो सही होने चाहिए जो आपने इसमें मेंशन किए होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद क्या होता है, डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डरने वाली बात नहीं है। जितने पोस्ट होंगे लगभग 1-2 कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाया जाएगा, नहीं बाकी बस उतने ही कैंडिडेट को क्वालिफाई ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 100 पोस्ट है तो 1,000 लोगों को बुला लिया वेरिफिकेशन के लिए, बाकी 900 बाहर होंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा। ठीक, और 1-2 अभ्यर्थी पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन के लिए। देखिए, जब इन्होंने आंसर की ही नहीं जारी की, OMR आप पता ही नहीं है किसी को कि जैसे मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो बना दी है कि देखिए इतने इतने रेंज पर रह सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतनी इनकी कट ऑफ गई थी। लेकिन एक्चुअल में अगर अभी रिजल्ट ये जारी कर देते हैं तो आप भी देखिएगा आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही स्थिति होगी कि जैसे
अभी मैं आपका कोई टेस्ट लूँ, 100 नंबर का टेस्ट आपका ले लिया जाए और आप अपने से, हम आपको जो है आंसर की भी ना दें और आपको क्वेश्चन बुकलेट भी ना वापस दिया जाए, और मैं मेरिट अगर अचानक से जारी कर दूं कि 80 नंबर वालों का हुआ है, और आप जब एग्ज़ाम दे के आए थे आपको पता था कि मेरा 94 सही है या 85 सही है, मेरा तो हो ही जाना है। मैंने ये बात बताई थी, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब पेपर ईजी होता है, जब आपको लगता है कि पेपर बहुत ईजी है, तो वो पेपर सबको ईजी रहता है। अगर आपको टफ लग रहा है तो सबके लिए वो टफ होता है। तो हमारे लोग की प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल से निकले तो हमको ये लगता है कि हमने जो किया है 100 में से कम कितना भी कटेगा तो मेरे 70-75 तो आ ही जाएंगे, ऐसा एवरेज। कुछ अभ्यर्थी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो कहते हैं मेरा 85 से कम हो ही नहीं सकता, लेकिन असल बात ये होती है कि अगर आंसर की जारी करी जाए तो एक्यूरेट अभ्यर्थियों को भी संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं, मैं गलत था या गलत थी कि मेरे इतने नंबर कट गए, मेरे 60 पहुंच गए हैं, और जो 75 वाले थे वो आ जाएंगे 55 पे कि मेरे इतने थे। लेकिन यहाँ पर गलती यूनिवर्सिटी की है कि ये आंसर की देते नहीं है, तो अभ्यर्थियों के दिमाग में तो ये बात है ना कि उनका 75 नंबर सही है या 85 नंबर सही है। अब अगर रिजल्ट आ गया और 80 चली गई कट ऑफ, ठीक, 80 नंबर की कट ऑफ हो गई, जो अभ्यर्थी हैं कि उनको 85, उनको पता है कि मेरा सही है, 80 आ गया, तो उनको तो ये है ना कि मेरा तो 85 सही था तो मेरा क्यों नहीं हुआ। ये रीज़न और है कि आप हो सकता है वहाँ पे गलती किए हों, या आपने 75 या 85 एक्यूरेट OMR पे फिल करके आ गए, गोला आपको लगा सही है, तो ऐसा होता नहीं है कि एकदम सही ही हो जाए, ठीक है। रेयर में होता है कि 4-5 अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है कि सब में ने कह दिया कि मैं 100 में 90-95 करके आया हूँ तो सबके उतने नंबर होते हैं। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों में दुविधाएं हो जाती हैं कि मेरा तो था 85 नंबर, 80 मेरिट गई, लेकिन मेरा हुआ नहीं, ठीक है। अगर वो आंसर की जारी करते तो शायद वो सही साबित हो जाते कि नहीं, आपने तो किया ही नहीं था। तो यहाँ पर गलती यूनिवर्सिटी की हो जाती है। इसी भ्रम में ही पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, वाकई में थे, कुछ लोग तो सच में थे कि नहीं, वो उनका जैसा रहता था तो मेरे अकॉर्डिंग रहा भी होगा 80-85 नंबर, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका नहीं हुआ। वो यही रीज़न है कि उनको जब अगर आंसर की मिली होती तो वो तो संतुष्ट होते ना कि उनकी इतनी गलतियाँ थी, और यहाँ पर ये प्रक्रिया होती ही नहीं है, और यही नहीं समझ में आता होती क्यों नहीं है, ठीक है। होना चाहिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, तो इसके लिए मैं तो कुछ अकेले कर नहीं सकती, कोई भी नहीं कर सकता, ये तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है कि क्या करते हैं वो, ठीक। तो फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको ये चीज़ हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो आपके डीवी के जब रिजल्ट आएंगे तो आपको किसी को परेशान नहीं हो जाना है कि अब तो मेरा इतना ही, अब मेरा नहीं होगा, अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ होता रहेगा ये सब, ठीक है। तो अपनी आप तैयारी भी करते रहिए, किसी एक वैकेंसी को लेके नहीं बैठना है आपको। अभी भी बता दे रही हूँ, अगर किसी को लगता है कि मेरा 95 नंबर सही है, तब भी आप पढ़िए, आगे की तैयारी में लगे रहिए, सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी MTS पोस्ट के लिए कि सबके स्किल टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। रिजल्ट की प्रक्रिया बता ही दिया कि रिजल्ट जब आएगा आपका अभी तो उसके बाद DV होगा। और ये भी हो सकता है कि जो स्पेशलाइजेशन पोस्ट, जैसा मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई एक पोस्ट ऐसी है जिसमें 2-3 पद हैं, उसमें फॉर्म ही नहीं पड़े, मात्र 10 बच्चे हैं, तो उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा, उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका भी इन्हीं लोग के साथ हो जाएगा जिनका अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उनकी DV की प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या होगा, DV की जब प्रक्रिया हो जाएगी फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद आपको प्रोफाइल क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपको जो भी काम करना पड़ेगा ये मैं नहीं बताऊंगी, यूनिवर्सिटी ने खुद बताया है अपने नोटिफिकेशन में, ठीक है। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, उसमें पूरा लिखा है, उसको मैं अभी दिखा रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी। उससे पहले एक पॉइंट पर आ जाते हैं, MTS पद स्थायी है या अस्थायी, मतलब ये वैकेंसी परमानेंट है या जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आप लोग ये क्वेश्चन खूब करते हैं जब से आया है नोटिफिकेशन, मैंने कई बार बताई भी ये चीज़ें। आप जब फॉर्म देखे होंगे तो सब में लिखा हुआ है 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कहीं पर भी आप फॉर्म भरते हैं कभी भी आपका पद स्थायी आता ही नहीं है, हर जगह पर 1 से 2 साल तक का आपको टाइम दिया जाता है आपके परफॉर्मेंस पे। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर ये होता है कि आपका देखा जाता है आप काम कर कैसा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ऐसा है नहीं ना कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं उनके पास ना स्किल है ना कुछ भी है, किसी तरीके से हो गए, किसी तरीके का आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि बहुत जगह पे टैलेंट तो कुछ नहीं है लेकिन आप देखेंगे वो उस पोस्ट पर हैं, तो किस तरीके से पहुँचे होंगे सबको पता है। तो अगर आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी नहीं है तो आपको वहाँ पर बाहर जाने के भी चांसेस होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा कम ही केस होंगे कि 10 में से शायद कभी एक लोग को बाहर किया जाए, पर ऐसा होता नहीं, ठीक।
तो आप जब 1 साल काम कर लेंगे तो आपकी जॉब 1 साल और एक्सटेंड की जाएगी, 1 साल और बढ़ाई जाएगी। फिर आपका परफॉर्मेंस सही रहा, आपका काम करने का तरीका, आपके जो वहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और आपके बिहेवियर्स हैं, सब कुछ को देखते हुए फिर आपको वो परमानेंट हो जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जो भर्ती आती है आरओ की, 1 साल के बाद वो भी परमानेंट हो जाती है। मतलब ये जो है प्रोविज़न पीरियड जो चलता है वो एक तरीके से देखा जाता है कि किस तरीके से आपका परिवीक्षा अवधि होती है, एक तरीके से देखा जाता है, परीक्षण किया जाता है आपका कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये केवल यहाँ नहीं है, बस ये यहाँ जब लिख दिया है तो सब लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि ये बस 2 साल के लिए हमको रख लेंगे या 1 साल के लिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहाँ लिख दिया जाता ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से संविदा पर भर्ती है, तो ऐसा लिखा तो है नहीं कहीं पर। तो ये मानिए ऐसा नहीं है कि आज आप गए और कल 1 साल जैसे हुआ आपसे कह देंगे आप जाओ, अब आपका काम नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आप बाद में परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। आप लोग ये पूछ रहे थे कई बार, तो मैंने बता दिया। आइए बाकी बात कर लेते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के विषय में कि क्या काम करना पड़ेगा आपको। सभी पद के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि एमटीएस के जो है अभ्यर्थी, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें पूछी गई हैं, मतलब पद के अनुसार। जैसे इसमें इलेक्ट्रीशियन अलग है, पंप ऑपरेटर अलग है, तो सबका अपना एक काम होगा। कुछ लोग कॉमन होंगे जो सभी काम करें। एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टी का मतलब ये ना कि विभिन्न टाइप की चीज़ों को आपको करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यूनिवर्सिटी ने क्या बताया है कि आपसे वहाँ पर क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। ये आपके विज्ञापन में ही है, इसको मैंने अलग से नहीं लिखा है कहीं पर। आप विज्ञापन को जाके देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर है, वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये बाकी चीज़ें तो हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको वहाँ पर जो है काम क्या करना हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ विदाउट स्पेसिफाई स्किल रिक्रूटमेंट वुड हैव टू परफॉर्म फॉलोइंग जॉब्स। अब ये देखिए यहाँ पर इतनी तरीके की चीज़ें इन्होंने लिख रखी हैं। जैसे देखेंगे फिजिकली मेंटेनेंस ऑफ जो है रिकॉर्ड्स इन द सेक्शंस वेयर दे आर प्लेस्ड। मतलब जो आपके मेंटेनेंस होंगे, फिजिकल मेंटेनेंस का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई रिकॉर्ड्स हो गई, फाइल हो गई। हर काम कंप्यूटर पे तो नहीं संभव होता, कुछ चीज़ें होती, कुछ चीज़ें नहीं होती, उसको मेंटेन करना, उसको जो है एक सही प्लेस्ड होगा ना कि हाँ यहाँ पर ही उसको रखना है, और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उस तरीके के काम आपको एक तरीके से ऑफिस को मैनेज करना, हर फाइल को इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाना, जैसा आपको ऑर्डर दिया जाए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको और भी क्या काम करने हो सकते हैं, लिखा है ना यहाँ पे कि ओपनिंग ऑफ क्लासरूम्स, ऑफिस, क्लीनिंग, डस्टिंग एंड अपकीप ऑफ फर्नीचर्स। मतलब आपको फर्नीचर्स जो वहाँ के होंगे उसको मेंटेन करना, डस्टिंग है मतलब साफ़ सफाई करना, क्लासरूम मतलब जैसे क्लास ओपन होने वाली है, यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, उससे पहले ही जाके क्लासरूम को ओपन करना, जो ऑफिस होगी उसे खोलना। इसके अलावा सेक्शंस, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, इन सभी में आपको काम करना होगा। हर मतलब मल्टीटास्किंग है तो हर तरीके का काम आपको दिया जा सकता है। और ये बात है कि जैसे यहाँ फीमेल्स भी अप्लाई किए होंगे तो ये ना सोचे उन्हें नहीं करना होगा, उनके लिए भी होंगी चीज़ें ये सब। ठीक है, पुटिंग ऑफ द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल जो है इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द डे एंड चेकिंग ऑल लॉक्स डोर्स। मतलब कुल मिला के कि जैसे ओपन सुबह आपने गए, आपने ओपन किया सारे ऑफिस, सारे बिल्डिंग के डिपार्टमेंट की जो भी चीज़ें थी, ऑफिस को, क्लासरूम्स को, जब क्लासेस ऑफ हो जाएंगी तो आपको जाके चेक करना होगा पर्टिकुलर एक एक को कि सारे क्लासरूम बंद हैं अच्छे से कि नहीं, डोर लॉक है या नहीं, सारी चीज़ों को चेकिंग करना पड़ेगा आपको। फिर कैरिंग फाइल्स एंड अदर जो है जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स हो गया और भी चीज़ें हो गई, फाइल, ये सब कैरी करना। और फिर सेक्शंस में मतलब ले जाना, उनका जो प्लेस होगा वहाँ पर रखना। और लिखा है विद इन यूनिवर्सिटी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी। मतलब जो जैसे मान लीजिए आप मेन कैंपस में हैं तो वहाँ से फाइलों को उठाकर उसके जो संघटक महाविद्यालय मतलब उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उसके वहाँ पर भी आपको काम दिया जा सकता है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर और इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर्स। जो वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होंगे उन सभी को भी साफ़ सफाई करना, मेंटेन करना। किसी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो वो चीज़ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले आना, ये सभी काम होगा। फिर है अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन, ठीक है, और पॉटेड प्लांट्स। मतलब जो पेड़ पौधे लगे होंगे या पार्किंग होगी या लॉन्स होंगे उसको मतलब अपकीप करना, मतलब उसको उसका रख रखाव किस तरीके से करना है, उन सब
पर आपको काम करना पड़ेगा। फिर लिखा है एनी अदर वर्क असाइंड बाय द अथॉरिटी, आपको एनी वर्क और भी कुछ वर्क होंगे इसके अलावा भी जो कि अथॉरिटी के द्वारा दिए जाएंगे, वो आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे कभी कभी कई नए नए इवेंट्स हुआ करते हैं तो उसमें आपको कुछ अलग तरीके के काम दिए जा सकते हैं, मतलब बहुत टफ काम नहीं होता, इसी तरीके के आपको काम करने पड़ेंगे। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी एमटीएस के लिए है, चाहे वो स्पेशलाइजेशन पोस्ट के हो या नॉर्मल हो। तो ये चीज़ें हैं उनकी जॉब प्रोफाइल, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जैसे आपका लिखा है ना कि जॉब 1 ईयर एक्सटेंड होगा, ठीक है, प्रोविएशन पीरियड्स में, तो इसका मतलब यही सब है। इसी दौरान देखा जाएगा कि आपको जो काम कहा जा रहा है आप समय से कर रहे हैं या नहीं, आप किस तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को, यही सारी चीज़। और कुछ लोगों का देखिए बिहेवियर भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आसपास के माहौल को ऐसा वो क्रिएट कर लेते हैं कि लोग उनके लिए खुद ही सिफारिश करते हैं कि नहीं इनको परमानेंट करना चाहिए या इनको आगे भी बढ़ना चाहिए, अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो आपका काम, आपकी मेहनत, सब कुछ होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इस जॉब को तो कोई मतलब ऐसा सोचना नहीं कि मैं कैसे करूँगा या कैसे कर, आप करिए। फिर आप, ऐसा तो है नहीं आपका यही आखिरी टारगेट है कि मैं इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ये करिए, साथ साथ आप अपना नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी जॉब प्रोफाइल के विषय में। उम्मीद करते हैं कि एमटीएस से संबंधित जो समस्याएं थी वो दूर हुई होंगी। अब आप लोग अलग से नहीं पूछेंगे कि बताइए मेरा ये पोस्ट है एमटीएस का, मैं क्या करूं। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया जो कि एमटीएस के अंतर्गत है। और एमटीएस में स्पेशल पोस्ट लगभग देख रहे हैं आप इस तरीके की हैं, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। सब सेक्शन अटेंडेंट है, मेश हेल्पर, ठीक है, जनरेटर ऑपरेटर है, इसमें वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, एसी मैकेनिक, गैस मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, ठीक है, गेस्ट हाउस हेल्प डेस्क या हेल्पर, किचन अटेंडेंट्स, कुक्स, इन सभी के लिए इस तरीके के काम हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कुक्स है या किचन अटेंडेंट है तो आपको बस वही काम ही करना है, नहीं, आपको और भी काम दिए जा सकते हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग अपना जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम के एमटीएस से जो एसएससी एमटीएस के थ्रू वैकेंसीज आई है, आप उसमें भी अप्लाई करिए, वो इससे काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो नई नई जगह में ट्राई करते रहिए, रुकना नहीं है, करते रहना है ताकि आप आगे भी अपना बढ़ सकें, ठीक है। आजकल बेरोजगारी कहें तो इतनी ज़्यादा है, जॉब बहुत ज़्यादा कम है, तो जो मिलता है उसे लीजिए, फिर उसको एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करें आप। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपके साथ फिर मिलेंगे। ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। जय हिंद।